सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज जो हमारे काम आती है वो है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लस ये वो वाला पार्ट है जो मोल में आता है। मोल कंसेप्ट में जो ये टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब कौन कौन सी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वी बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और दूसरा सेक्शन है इसका इंटर कन्वर्जन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये वाला पार्ट है कि अगर मान लो मुझे मोलालिटी दे दी तो मुझे मोलालिटी को चेंज करना है मोलालिटी को। सॉल्यूशन कोलिगेटिव आसान चैप्टर है, इसमें अगर बच्चों को कहीं दिक्कत आती है तो इस वाले सेक्शन में आती है कि मान लो मुझे फार्मूले में मोलालिटी की जरूरत है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कर दिया, मोलालिटी। इसका मतलब वो क्वेश्चन दो टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, मोल कंसेप्ट प्लस सॉल्यूशन कोलिगेटिव। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, मोल कंसेप्ट वाला, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड देयर इंटरकन्वर्जन। ठीक है ना। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। अब देखिए जो भी सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि सॉलिड सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है नहीं होता है, ठीक है, नेचर सॉल्यूट का क्या है। तो सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके अलावा कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये सारी प्रॉपर्टी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब अगर मान लो सॉल्यूशन की 1000 तरह की प्रॉपर्टीज है, उनको हमने एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल अमाउंट पे डिपेंड करती हो, सॉल्यूट के अमाउंट पे, और जो किस पर डिपेंड नहीं करती हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी हमें बोलेंगे प्रॉपर्टीज which depends on only amount of solute। मतलब आप ध्यान रखोगे किस चीज पर कि हमें सिर्फ किससे मतलब है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोलवेंट का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना, हम किस पे डिपेंडेंट हैं, सोल्यूट पे। तो जो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं, ऑन नंबर ऑफ particles of solute, and not on nature of solute। Properties which depends on only amount of solute, कितना सोल्यूट डाला है सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। या फिर दूसरी भाषा में हमें बोले कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के डाल रहे हैं, इस पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कैटेगरी कौन सी डाल देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी हमें इससे मतलब है कि कितने पार्टिकल्स डाले हैं। यानी फॉर द एग्जांपल, अगर मैं 1 मोल यूरिया डिजोल्व करा दूं और या फिर 1 मोल में ग्लूकोज डिजोल्व करा दूं, ठीक, तो नेचर तो अलग हो गया ना दोनों का, ठीक है, लेकिन हमें नेचर से मतलब नहीं है।
हमें कहना चाह रहे हैं कि इसको जब घोला पानी में तो इट गिव्स Na पार्टिकल्स, और जब इसको घोला तो इट गिव्स Na पार्टिकल। अगर पार्टिकल नंबर सेम है, इक्वल है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी कॉमन होगी, और जो प्रॉपर्टीज कॉमन है इनकी, उन्हीं को क्या नाम दे रहे हैं? कॉलिगेटिव। कुछ प्रॉपर्टी इनकी ऐसी भी होगी जो आपस में कॉमन नहीं होगी, लेकिन हम उनको इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे। हमें सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी से मतलब है जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ना। दे आर कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, नोट कर लो फटाफट। ये हमें ध्यान रखना है कि फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, for calculation of colligative properties, want of factor is required, ठीक। अब want of factor हमें निकालना है, और it is defined for, it is for solute। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं यूरिया डालता हूं तो यूरिया का आई, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, इज इक्वल टू 1, और NaCl जब हम डालते हैं तो I इज इक्वल टू 2। अब ये कैसे आया है ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक तो मैंने बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें क्या निकालना है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर I, ठीक। तो अब हम सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई में जो है 3 तरह के केस बनेंगे। एक तो होगा एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल जुड़ने लग गए, 2A से A2 बन गया। एक होगा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब ये है कि अगर मैंने पानी में डाला उसे, तो A भी टूट के क्या बनाने लग गया? A प्लस प्लस B। क्लियरली समझ पा रहे हैं ना इस बात को? एसोसिएशन, मॉलिक्यूल जुड़ने लग गए, डिसोसिएशन टूटने लग गए। और एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए यानी कि A डाला तो एक ही फॉर्म में ही रहे, ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आगे प्रूव करूंगा इसके लिए I अपन को लेना है 1, इसके लिए I ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इसके लिए I लेस देन 1। ये 3 केसेस हैं हमारे पास। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं इसको समझाने के लिए। तो देखिए, हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, इसमें केस फर्स्ट ले रहे हैं डिसोसिएशन। अब देखिए, डिसोसिएशन का केस जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में A से मान लीजिए हमने NB आयन बना लिए, तो स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से मैं 1 से कितने ले रहा हूं यहां पे? N, ठीक। तो वहां डेरिवेशन करने के बाद एक रिलेशन आता था, मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड बराबर 1 प्लस N-1 इंटू X या अल्फा, कोई भी नाम दे दो। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में एक जगह डिराइव करते हैं जब वेपर डेंसिटी निकालते थे। ये फार्मूला वहां का है, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा हूं, थ्योरेटिकल ये केमिकल इक्विलिब्रियम में डिराइव करते हैं अपन। तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड, यही जो रेशियो है इसी को क्या नाम दे दिया है? I। तो I आप क्या याद करोगे? 1 प्लस N-1 अल्फा। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? एक में से कितना टूटता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलते हैं हम? एक में से कितना टूट रहा है, वही चीज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। अगर मान लीजिए रिएक्शन मोलिकुलर फॉर्म में होती है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं X की, और अगर किसी चीज से आयन मिल रहा है हमें तो हम किस चीज की बात करते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की, ठीक। तो अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, N क्या दिख रहा है अपन को? 1 से मुझे कितने मिल रहा है? N, ठीक है। N यानी कि मैं लिख दूं नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मोलिक्यूल।
ये डेफिनेशन वाइज। अब मैं इसमें जो है सबसे पहले इसमें मैं केस फर्स्ट में ए कर देता हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली कौन से होते हैं? मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आयंस में नहीं टूटते। इनके एग्जाम्पल्स हम कौन से ले सकते हैं? जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज, जैसे सुक्रोज, जैसे केन शुगर। तो मोस्टली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो इसके अंदर आते हैं। यानी ग्लूकोज पानी में घुल जाता है इजीली, पर ग्लूकोज पानी में जाके आयंस नहीं देता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए आई की वैल्यू मुझे क्या लेनी है? 1। कैसे? अगर कोई चीज पानी में नहीं टूटेगी, इट इज नॉट आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड इन वाटर। अगर ये आयोनाइज नहीं करेगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा क्या ले लूंगा मैं? 0। जब कोई चीज नहीं टूटेगी तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या लेना पड़ेगा? 0। अगर मैं 0 यहां पुट कर दूं तो आई की वैल्यू हम इन सब के लिए क्या यूज कर सकते हैं? अब क्वेश्चन में वो आपको ये नहीं देगा कि आई 1 लीजिए या 1 से ज्यादा लीजिए। वो क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे बोलेगा कि 1 मोर यूरिया इज डिजोल्व इन 1 लीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया देखते हैं हम आई की वैल्यू उसके लिए क्या लेंगे। ये बात समझ में आ गई इसके लिए? अगर मैं आई की वैल्यू 1 रख रहा हूं यहां पर, तो ये दोनों का रेशियो 1 हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मोलर मास थ्योरेटिकल इज इक्वल टू मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं इसका मतलब है ये थ्योरेटिकल मोलर मास और ये मोलर मास कौन सा है? ऑब्जर्व्ड। अगर किसी सॉल्यूट के लिए आई की वैल्यू 1 है तो उसका थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास एक ही होगा, क्योंकि रेशियो किसके बराबर है? 1 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। में पहला केस हमने ले लिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब दूसरा केस हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो अगर मैं लिखूं कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं? कि जो पानी में डिजोल्व होने के बाद विच कैन आयोनाइज इनटू आयन, यानी जो टूटता हो पानी में जाके, हम उसे क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम इसको बोलते हैं विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब अल्फा इसका क्या लेना है? 100%। 100% का मतलब 100/100, यानी वैल्यू में अल्फा की क्या ले सकता हूं? 1। अगर मैं अल्फा को वहां रख दूं तो I इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अगर मैं अल्फा 1 रख दूं तो ये क्या आ गया? n-1 बराबर क्या आ गया? तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए I बराबर क्या लेना है मुझे? n का मतलब क्या है? हाउ मेनी आयंस इट प्रोड्यूसेस बाय 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसके एग्जाम्पल आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये आपको पॉइंट याद करना होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से? HCl, HNO3, H2SO4, HClO4। अब आप यहीं से देख के बता सकते हो कि n की वैल्यू इनके लिए कितनी कितनी होगी, और n को ही बराबर में क्या बोल दूंगा यहां? I। बोलो, I बराबर क्या बोल देंगे? n। अब मुझे ये बताइए कि इससे कितने आयंस मिलेंगे मुझे? इससे 3, इससे H+ और ClO4-। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जितने आयंस देगा वही नंबर इसका किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर, I के बराबर, सॉरी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आते हैं NaOH, KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस।
अब आपको ये बताना है कि I इज इक्वल टू N, वैल्यू क्या होगी इनकी। NaOH कितने आयंस देगा? 2, तो N की वैल्यू 2। कौन कौन से आयन है? OH माइनस। KOH कितना देगा? BOH होल ट्वाइस कितने आयन देगा? 3, Ba+2 और 2H। तो लिखेगा नहीं क्वेश्चन में, वो ऐसे बोलेगा कि 1 मोल H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जैसे ही H2SO4 बोल दिया तो हम H2SO4 के लिए वहां कितना ले लेंगे? I की वैल्यू 3। अब I का कैसे यूज करना है ये हम फार्मूले बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट I। इसका यूज कैसे होगा वो अभी बताएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने पहला एग्जाम्पल कौन सा देखा? स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा इसका एग्जाम्पल है ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट पाए जाते हैं दुनिया में, हम उन सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, और ये मानते हैं कि वाटर में जब ये जाएंगे तो 100% टूट जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक, तो जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं NaCl, Na2SO4 और K4FeCN6। अब आपको यह बताना है कि इससे आयंस कितने मिलेंगे टूटने के बाद? 2 मिलेंगे। कौन कौन से? Na+ और Cl1। यहां से कितने आयन मिलेंगे? 3, 2Na+ और SO4-2। ठीक है, तो तोड़ के अलग से देख लेंगे अपन कि जैसे Na2SO4 तोड़ा अपन ने तो क्या मिला? 2Na+ प्लस SO4-2। तो एक से मुझे कितने आयन मिल रहे हैं? 3। K4FeCN6 से कितने आयंस मिलेंगे? K4FeCN6 में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो 5 मिलेंगे। कैसे टूटेगा? 4K प्लस Fe ब्रैकेट पूरा Cn होल 6 माइनस 4। तो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू I बराबर 2, 3, और इसके लिए कितना यूज कर दूं? समझ बात हो? तो सोल्ट अगर आ गया क्वेश्चन में तो मैं सोल्ट को तोड़ के देखना है कि वो कितने आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब अगर जैसे मान लो, अब मैं यहां पे एक समरी बता रहा हूं आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके बारे में है। अगर मान लो मैं 1 मोल यूरिया डिसोल्व कराऊं और 1 मोल NaCl डिसोल्व कराऊं, क्या इनका बिहेवियर एक जैसा होगा सॉल्यूशन में? बोलो। नहीं होगा। क्या कि 1 मोल यूरिया तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा 1 मोल, लेकिन इस सॉल्यूशन में 1 मोल तो Na+ होंगे और 1 मोल क्या होंगे? Cl1। तो कायदे से ये कितने मोल पार्टिकल दे रहा है? 2 मोल। और ये कितने मोल है? 1। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको नाम दे रहे हैं? जो किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो अलग हो गए ना दोनों में, तो इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। और ये बिहेवियर मुझे पता किससे लग रहा है? I से। अगर आप इसका I देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का I अभी मैंने लिखा है 1, और इसका बिहेवियर I कितना है इसका? तो I एक तरह से यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 से कितने मिल रहे हैं? I 2 मिल रहा है, I 2 है, इसका मतलब 1 मोल नहीं है, वो कितने मोल है? 2 मोल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? I। 1 मोल यूरिया और 1 मोल ग्लूकोज तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों का I 1 है, तो पानी में जाएंगे तो 1 मोल पार्टिकल ही देंगे दोनों। लेकिन 1 मोल यूरिया और 1 मोल NaCl का बिहेवियर अलग अलग है, क्योंकि NaCl पानी में जाके 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में टूट जाए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल दुगने हो गए। अब वो दुगने मुझे किससे पता लगा? I से। अगर I नहीं होता मेरे पास तो मैं इन दोनों को एक जैसा ही मानता, समझे बात हो? लेकिन I से मुझे पता लग गया कि इनका बिहेवियर अलग अलग होने वाला है। यही चीज के लिए हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ गए बात हो? अच्छा, अब इस केस में आप ही देखो, हर जगह I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है ना, बोलो। तो टूटने वाले केस में मोलर मास थ्योरेटिकल ग्रेटर देन क्या आएगा? मोलर मास ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि I रेशियो क्या था? मोलर मास थ्योरेटिकल अपन मोलर मास ऑब्जर्व्ड।
तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब मैं जनरलाइज कर देता हूं, इधर जब इलेक्ट्रोलाइट कर रहा हूं मैं, तो I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो 3 केस हो गए ना मेरे पास, एक तो टूटने वाला, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक एसोसिएशन। ठीक है, अभी अपन ने कौन सा पढ़ा है? डिसोसिएशन में कौन सा पढ़ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गए। तो इनको तो सीधा ही देखा जा सकता है ना, किससे? नंबर ऑफ आयंस कितने देते हैं उससे सीधा हम I को बराबर n करके कर लें। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद सेकंड में कर रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसके लिए पूरा फार्मूला यूज करूंगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा इज बिटवीन 0 to 1। क्यों? अल्फा अगर 0 होता तो क्या बन जाता? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अल्फा 1 आता है तो क्या बन जाता है? इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा तो ग्रेटर देन 1 तो अभी भी होगा ना। एक में कोई चीज जोड़ रहे हैं अपन तो वो 1 से बड़ी होगी, यानी मैं इनके लिए भी क्या बोलूंगा? थ्योरेटिकल मोलर मास ग्रेटर देन। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वीक एसिड कौन कौन से। आयनिक का पहला पॉइंट है ये जो कि याद करें, जैसे HCN ले लिया, CH3COOH ले लिया, ठीक है ना। उसके अलावा हमने जो है H2S ले लिया। ठीक, ये सारे वीक एसिड्स में आते हैं। तो अब इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे? मान लो एग्जाम्पल मुझे दे दिया कि 0.1 मोलर HCN इज 10% आयोनाइज्ड। हमसे पूछा कैलकुलेट वॉन-टॉप फैक्टर। अब देखो, सबसे पहली बात, इस चीज का कोई यूज नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन को तो भूल ही जाओ। सिर्फ इस चीज का यूज है कि HCN टूट के कितने आयंस देता है CN में। एक से मुझे कितने आयंस मिल रहे हैं? 2। तो एक से जितने मिलते हैं वही नंबर क्या हो गया? एक से जितना मिलेगा वही नंबर क्या हो गया? n। अब मैं फार्मूले में I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा में n की वैल्यू क्या रख दूं? मुझे किस चीज की जरूरत है? अल्फा। अल्फा ये क्वेश्चन में देगा, तभी तो पता लग रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर 0 से 100 के बीच में दे देगा परसेंट अल्फा का, तो डेफिनेटली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? सोने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्फा 10% का मतलब 10/100 0.1 उठा के यहां रख दे, निकाल लेंगे ना। बोलिए। अब एक क्वेश्चन में इस पे कर रहा हूं कि 0.1 मोलर H2SO4 इज 90% आयोनाइज्ड। अब बच्चा यहां गलती कर सकता है, यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिखा मैंने। बच्चा ये गलती कर सकता है कि इस चीज को छोड़ दे, और H2SO4 हम कर चुके हैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो बच्चा इसका आंसर क्या बोल देगा? 3। इसका आंसर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले तो मैं देखूं कि H2SO4 कितने आयंस देता है? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। एक से कितने आयन मिलेंगे? तो n की वैल्यू तो 3 हो गई। अब जब उसने खुद ही बोल दिया है कि अल्फा 90% है, तो मैं 100% थोड़े मानूंगा। यानी मैं इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही मान के सोल्व करूंगा अगर अल्फा दिया हुआ है तो। अगर अल्फा नहीं देता तब मैं क्या करता? इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के सोल्व कर लेता। 3 वैल्यू आती, I बराबर n। लेकिन अगर बोल दिया है तो फिर वीक मान के ही सोल्व करना है। तो I बराबर क्या हो गया? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n की वैल्यू क्या रखोगे? 3। अल्फा क्या रखोगे? 0.9। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। समझ गए बात को? वीक के केस में वो खुद बोल देगा कि कितना अल्फा है। तो क्वेश्चन में अगर आपको अल्फा दिख रहा है 10% आयोनाइज, 50% आयोनाइज, तो आप उसको वीक मान के पूरा फार्मूला क्या यूज करोगे? 1 प्लस n। 0.1 मोलर K4FeCN6 is 98% आयोनाइज्ड। अब बताओ इसको स्ट्रॉन्ग मान के करूं या वीक मान के करूं?
क्योंकि अल्फा कंसिडर कर रहा हूं ना मैं। तो इससे कितने तरह के आयन मिलेंगे, कितने आयंस मिलेंगे, ये अपन कर चुके हैं। n इज इक्वल टू 5। अल्फा कितना यूज करूंगा, 0.98। इस कॉन्सेंट्रेशन का कोई यूज नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इससे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन देगा वो, उसका कोई यूज नहीं है आई कैलकुलेट करने में। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा 0.98। कर लेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो ये I निकला है। सेकेंड में एग्जाम्पल जो ले रहा हूं इसका वीक बेस। वीक बेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे आते हैं NH4OH या पिरीडीन या फिर एनिलीन। और इसके लिए भी मुझे कौन सा फार्मूला यूज करना है, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1। जैसे अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल कि 0.1 NH4OH इज 5% आयोनाइज्ड, बता सकते हो I की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। NH4OH कितने आयंस देगा, 2 आयंस। तो 1 से 2 आयन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यही वैल्यू किसकी होगी, अल्फा कितना यूज करूं मैं, 0.05। 100 में से 5%, तो एक में से 0.05। कर लेंगे सॉल्व इसे, ठीक है। तो ये केस कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किस कैटेगरी में, डिसोसिएशन। I ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं यहां तक, वहां सभी में I की वैल्यू मोर देन 1 होगी। और थ्योरेटिकल मोलर मास ग्रेटर देन ऑब्जर्व मोलर मास। अब हम देखते हैं एसोसिएशन का केस, या केस सेकेंडरी बोलते हैं उसे अपन एसोसिएशन। एसोसिएशन में ध्यान रखना है I ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब मोलर मास थ्योरेटिकल लेस देन मोलर मास ऑब्जर्व्ड, पहली भी चीज थी। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक डाइमर बना ले A2, इसे मैं क्या बोलूंगा, डाइमर, ठीक। या फिर 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक A3 मॉलिक्यूल बना ले, इसे क्या बोलेंगे, ट्राइमर। 4 मिल जाएंगे और A4 बना देंगे तो टेट्रामर। और n मिल जाएंगे और n बना देंगे तो इसे क्या बोल देंगे, पॉलीमर। तो अगर मॉलिक्यूल जुड़ना चालू कर दिए, ठीक है, तो आगे का जो ये नंबर है यही क्या कहलाएगा, n। अगर 2 जुड़ रहे होंगे तो n क्या हो जाएगा, 2। 3 जुड़ रहे होंगे तो n क्या हो जाएगा, 3। इसके लिए फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है। I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू बीटा। बीटा में बोल रहा हूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बीटा मीन्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये परसेंटेज देगा वो, ठीक। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता है, n की वैल्यू यहां से लेंगे। अगर डाइमर हुआ तो 2 ले लेंगे, ठीक है। डाइमर है तो n की वैल्यू क्या लेंगे, 2। ट्राइमर है तो n की वैल्यू 3, और पॉलीमर है तो n की वैल्यू n। लेकिन फार्मूले में चेंज है भाई, इसको ऐसे समझ लो आप, n से कितना बन रहा है, 1, ठीक है। तो 1 से कितना मिलेगा, 1/n। तो हम 1 से मिलने वाले को यहां रख रहे थे ना, तो अब की बार क्या आ जाएगा, 1/n। क्वेश्चन कैसे होगा वो देखते हैं। यूरिक एसिड is dimerized in benzene up to 30%. कैलकुलेट आई। अब ये हमें क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एसोसिएशन का केस दे रहा है या डिसोसिएशन का केस बोल रहा है। तो लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। नॉर्मल वाटर में एसिटिक एसिड जो है CH3COOH आयोनाइज होता है और 2 तरह के आयन देता है, CH3CO- और H+। लेकिन जब इसको बेंजीन सॉल्वेंट में डाला जाता है तो ये जुड़ने लग जाता है, कैसे, H बॉन्डिंग के थ्रू। केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज आती है कि CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH,
तो ये दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो अगर नॉर्मल वाटर का केस लूं मैं, तो उसमें तो क्या होगा, ये टूटने लग जाएगा। लेकिन बेंजीन सॉल्वेंट में एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल आयंस को तोड़ने का काम करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जब सराउंड कर लेते हैं ना मॉलिक्यूल को, एसिटिक एसिड को, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल और वहां हाइड्रोलाइसिस होने लग जाता है, सॉरी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसको बोलते हैं? ईच आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से वाटर आके तोड़ देता है इसको। लेकिन बेंजीन सॉल्वेंट होगा तो तोड़ नहीं पाएगा, तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लग जाते हैं। यानी मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं कि दो मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाने लग गए हैं, CH3COH। तो बताइए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हो गई 2, सही है। n की वैल्यू 2 ले ली तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 - 1 इंटू बीटा। अब बीटा वो खुद क्वेश्चन में देगा, कितना है बीटा? 30%, यानी कि 30%, यानी कि इट इज इक्वल टू 0.3 रख देंगे यहां। कितना आंसर आया? कितना? यानी 0.85, ठीक है ना। 0.85 लेस देन 1 आ रहा है ना, तो हम इसके केस में हमेशा क्या लिखेंगे? थ्योरेटिकल लेस देन ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान रहे, ये चीज बिल्कुल उलट है उसकी। वहां क्या किया था? मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व, लेकिन यहां आएगी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल, उल्टा है। इसका यूज तो अपन बाद में करेंगे जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर मैं किसी भी सॉल्यूट को डाल रहा हूं तो मैं उसके दो तरह के मोल्स डिफाइन कर रहा हूं, n थ्योरेटिकल और n ऑब्जर्व्ड। ये मोल है। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है? जो हम डिसोल्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है? जो वास्तव में इसका बिहेवियर है पानी में जाने के बाद। जैसे 1 मोल यूरिया का बिहेवियर तो 1 मोल ही है, लेकिन 1 मोल NaCl का बिहेवियर क्या है? 2 मोल की तरह ना। तो वो कैसे निकालते हैं वो देख रहा हूं। n थ्योरेटिकल को मैं क्या बोल सकता हूं? n थ्योरेटिकल शॉर्ट में लिख दूं NTH बराबर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास थ्योरेटिकल लिख दूंगा। मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कौन सा लिया? थ्योरेटिकल। और अब मैं निकाल रहा हूं n ऑब्जर्व्ड बराबर n, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑब्जर्व्ड बराबर वेट अपॉन मोलर मास। यहां क्या लिखूंगा? ऑब्जर्व्ड। सही। अगर मैं रेशियो ले लूं दोनों का, n ऑब्जर्व्ड शॉर्ट में लिख देता हूं n ऑब्जर्व्ड अपॉन n थ्योरेटिकल बराबर डिवाइड कर दूं तो m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड आ गया ना, बराबर क्या आ गया? अब आप ये देखो, इस लाइन से आपको इस टॉपिक का समरी का पता लगेगा कि दो तरह का बिहेवियर है। एक तो 1 मोल में पानी में डाल रहा हूं, ठीक है। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं यूरिया। आई की वैल्यू क्या लेते हैं? 1। और मैंने यूरिया 1 मोल पानी में डाल दिया, ठीक। अब मैंने दूसरे केस में NaCl डाला, कितना? 1 मोल। ये थ्योरेटिकल मोल्स हैं, ठीक। और इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो गया? तो पानी में जाने के बाद इसके ऑब्जर्व्ड मोल कितने होंगे बताइए? 1। क्यों? ये फॉर्मूले का यूज करना। ऑब्जर्व्ड बराबर अगर आई 1 हो गया तो थ्योरेटिकल बराबर ऑब्जर्व्ड हो जाएगा ना। यानी जिसको मैं डिसोल्व करा रहा हूं पानी में जाके ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, जो कि यूरिया है। तो मैं फॉर्मूले में 1 का यूज करूंगा, ठीक है ना। इधर आ जाते हैं अपन। NaCl के लिए n ऑब्जर्व्ड कितना हो गया? 2 × 1। कैसे? ऑब्जर्व थ्योरेटिकल दे दिया 1 मोल
और I की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2। तो पानी में जाने के बाद इसका बिहेवियर 1 मोल की तरह है और इसका किसकी तरह है। यही चीज फर्क डाल रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अगर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां x होगी तो यहां कितनी होगी 2x। समझ गए बात। अगर यहां ऑस्मोटिक प्रेशर 1 atm होगा तो यहां कितना आने वाला है 2 atm। तो जो दो तरह की वैल्यूज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एक तो होती है एक्सपेक्टेड, एक प्रैक्टिकल। एक होती है एक्सपेक्टेड, एक होती है प्रैक्टिकल। अगर मान लो I की वैल्यू किसी के लिए 1 है तो उसके लिए जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही प्रैक्टिकल आएगा। लेकिन अगर I नॉट इक्वल टू 1 है तो फिर दोनों वैल्यूज डिफर करने लग जाती है। कौन कौन सी? ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल। ये कब डिफर करेगी? जब I 1 के बराबर नहीं, तो बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल। लेकिन अगर I 1 है तब तो फिर क्या होगा? सेम ही होगा। एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड एक ही होगा, ठीक ना। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क डालने वाली चीज कौन सी है? I, जो हम कैलकुलेशन कर चुके। ठीक। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम इस चैप्टर में 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका साइन होगा पाई। सेकेंड इज रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नोट्स। और तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसके लिए जो है रिप्रेजेंटेशन होगा डेल्टा टीबी। और चौथा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा डेल्टा टीएफ। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के पहले हम समझ रहे हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? अब ऑस्मोसिस के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। जो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है कि अगर हम रेजिन सोक्ड इन प्योर वाटर, अगर हम रेजिन को प्योर वाटर में ओवरनाइट सोक कर दें, ठीक है, तो रेजिन अगर इस तरीके से हो, ठीक, इसी तरीके से होती है रेजिन, तो वहां पर ओवरनाइट सोक करने पर रेजिन में वाटर अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और रेजिन हो जाएगी इस तरीके से। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक ना। यानी हुआ क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल से, ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ चुके हैं। यही प्रोसेस इसका कहलाता है ऑस्मोसिस, जिसको मैं आगे डिफाइन करता हूं। और ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि रेजिन को हमने ओवरनाइट सोक किया और रेजिन फूल गई, ठीक ना, यानी वाटर उसके अंदर चला गया। तो एक तरह से रेजिन में कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा एक लिक्विड होता है, तो रेजिन में अगर पानी चला गया तो डाइल्यूट हो गया। यानी हम क्या इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम इसी रेजिन को, इफ दिस रेजिन इज प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, अगर आप इसी ओवरनाइट रखी हुई रेजिन को, जो कि अब किस शेप की हो चुकी है,
इस शेप की। अगर हम इसको बाहर सॉल्यूशन कौन सा रख दें, यहां मैंने सॉल्यूशन भर दिया कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो उल्टा होने लग जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चलने लग जाएंगे और कुछ देर बाद ये रेजिन वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, वापस ये इस तरीके से सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेजिन है उसके लिए इफेक्ट कौन सा होगा, ये श्रिंक हो जाएगी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे इफेक्ट कौन सा होगा, यहाँ स्वेलो। तो एक्चुअली अगर आप डेली लाइफ में देखें तो रेजिन वाला एग्जाम्पल तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ओवरनाइट रखने पर फूल जाती है। ये वाला मेथड हम यूज करते हैं जैसे अचार वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अचार बनाने के पहले अगर आपने देखा हो तो जो आम होता है, मतलब जिसको काटते हैं उसको नमक लगा के रख देते हैं, या आप घरों में देखोगे ना तो खाना बनाते समय करेले में नमक लगा के रख देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जो है वो इसमें से सारे वाटर को सोख लेता है। इवन किसी चीज में अगर मॉइस्चर हो तो नमक में रख देने पर उसका मॉइस्चर उड़ जाता है, क्योंकि नमक क्या करेगा, उस मॉइस्चर को सोख लेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे अगर आपने डेली लाइफ में देखा हो तो जैसे मशरूम वगैरह जो मिलते हैं, मशरूम या ओलिव्स जो पैक्ड डिब्बों में आते हैं, तो पैक्ड डिब्बों में ब्राइन सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, ठीक है ना। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या करता है, वो एक तरह से बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया कैसे किल करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां से बाहर सोख कर लेता है, और जब तक उसमें वाटर पड़ा रहेगा, मतलब तब तक वो क्या करता रहेगा, एक तरह से वो रिएक्शन करता रहेगा, तो खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो किसी चीज को खराब होने से बचाना हो तो उसको नमक के पानी में डुबो देते हैं, ठीक है ना। वो एक अलग चीज है कि वो किस लिए होता है, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनपे, ठीक है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर ये वाला एग्जांपल है कि जैसे आप अगर किसी चीज को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में डाल दें, ठीक है, तो उसके अंदर से पानी बाहर जाने लग जाएगा। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं कि जो अपन डेली लाइफ में पानी पीते हैं, तो वाटर जो हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो वाटर क्या करता है कि जो अपनी सेल्स होती है, जब हम वाटर को लेते हैं तो वाटर इसके अंदर जाता है, और इस सेल में जो आसपास मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किस टाइप की होती है, इसको बोलते हैं SPM। SPM का फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू फ्लो, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू फ्लो। अब ये केवल सॉल्वेंट को क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल नॉर्मली साइज में छोटे होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं। तो हम ऐसी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जिसके पोर्स इतने छोटे हैं कि उसमें से केवल सॉल्वेंट ही फ्लो कर सकता है, सॉल्यूट रुक जाएगा, इसलिए हम उसे नाम दे रहे हैं सेमी परमेबल। तो ये जो रेजिन के आसपास जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है, जो कि केवल वाटर को फ्लो कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो उसमें अंदर रखा हुआ है कंपाउंड, जैसे स्टार्च वगैरह हो सकता है, ग्लूकोज वगैरह हो सकता है, सुक्रोज, मीठा होता है ना रेजिन, ठीक। तो अंदर वाला जो कंपाउंड है वो बाहर नहीं जा रहा है, सॉल्यूट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ फ्लो कौन कर रहा है, सॉल्यूट। समझ बात। तो हम ऑस्मोसिस की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, SPM, सेमी परमेबल में, ठीक। तो अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा था आपको कि नॉर्मल डेली लाइफ में अपन पानी पीते हैं वो किस लिए होता है, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे, सेल्स में पानी चला जाए। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी समुद्र के बीच में है और उसके पास पीने का पानी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता। सी वाटर ब्राइन सॉल्यूशन है, एक तरह से नमक मिला हुआ पानी। तो क्या होगा कि अगर वो पानी पिएगा उसे उतनी ज्यादा प्यास लगेगी। कारण क्या है कि अगर मान लो उसकी सेल्स रखी हुई है और अगर उसने नमक मिला हुआ पानी पिया है, सी वाटर, तो उल्टा होने लग जाएगा। होना क्या चाहिए था कि वाटर इधर अंदर आना चाहिए था, लेकिन वाटर अंदर आने की बजाय, यानी कि वो प्यास से ही मरेगा अल्टीमेटली। समुद्र में अंदर है वो, लेकिन मरना उसको किससे, प्यास से, क्योंकि समुद्र के पानी से आपकी प्यास नहीं बुझेगी कभी, क्योंकि सेल्स को पानी नहीं मिल रहा अंदर, उल्टा होने लग गया बल्कि।
तो जितना ज्यादा वो पानी पिएगा उतना ही ज्यादा डिहाइड्रेशन उसको होगा। समझ गया बात है? तो ऑस्मोसिस का अपन क्या समझ रहे हैं यहां से कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे थ्रू एसपीएम। एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। अपनी बॉडी में जो है वो नेचुरल सेल मेम्ब्रेन से, वो एसपीएम में ही आती है, ठीक है। तो एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो होगा, लेकिन कहां से कहां होगा? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बाहर लिया है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इधर की तरफ आ रहा है। और इधर बाहर मैंने कौन सा सॉल्यूशन भरा है? कॉन्सेंट्रेटेड। और ये अंदर ये फूला हुआ है, इसमें पानी है, तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोले तो क्या है? इट इज, अगर हम बोले स्पॉन्टेनियस फ्लो, अपने आप होता है। इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है ना। ये मैं लिखता हूं आगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो। अब देखिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब है अपने आप हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सिर्फ किसका फ्लो हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। और कहां से कहां डायरेक्शन हो रही है? फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ गए भाई डेफिनेशन? कहां से कहां हो रही है? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड। अब जैसे मैं इसको समझाने के लिए यहां से एक इस तरीके का हम सेटअप ले लें। यहां मैंने बीच में रख दी एसपीएम और मैंने इधर दो सॉल्यूशन भर दिए। यहां मैंने भर दिया, ये सॉल्यूशन है डाइल्यूट, या इसको मैं ले लूं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। यहां कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया और यहां प्योर वाटर भर दूं, या फिर मैं बोल दूं कि यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? मान लीजिए वाटर का सॉल्यूशन है, जैसे ग्लूकोज डिजोल्व करके दोनों में रख दिया। जैसे यहाँ 1 लीटर पानी है, इसमें 1 मोल ग्लूकोज है और इसमें 2 मोल ग्लूकोज है, तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि वाटर का जो फ्लो होगा मॉलिक्यूल का, वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा? डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, सही है। इसी फ्लो को हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑस्मोसिस। सिर्फ किसका फ्लो हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये मालूम कर लूं कि कितना प्रेशर इधर लगा रहा है, तो मैं यहां पे एक पिस्टन लगा देता हूं, ठीक। अब ये पिस्टन जो है, अगर कोई चीज इधर से धक्का दे रही है तो पिस्टन ऊपर उठेगा ना, ठीक है ना। अब ये कितना धक्का दे रही है ये तो हम यहां अंदर नहीं मालूम कर सकते। जैसे इस कमरे में जो एयर भरी हुई है, ये यहां दरवाजा है तो उस पर धक्का दे रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब अगर मुझे इस फोर्स को मालूम करना है तो मैं एग्जैक्टली बाहर से कैलकुलेटेड फोर्स लगा दूं बाहर। दरवाजा ऐसे है, अगर ये धक्का लग रहा है तो दरवाजा बाहर खुलेगा, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली उतना ही फोर्स यहां लगा दूं तो दरवाजा रुक जाएगा ना। तो जिस फोर्स पर ये दरवाजा रुक जाएगा यहां पर, वो फोर्स एग्जैक्टली अंदर वाले फोर्स के बराबर होगा ना, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये है, लेकिन इसको मालूम करने का कोई तरीका नहीं है। तो हमने क्या किया? पिस्टन लगाकर यहां पर हमने ऊपर से प्रेशर लगाना पी चालू किया, ठीक है। ये पिस्टन नेचुरली ऊपर उठना है, बिकॉज प्रेशर इज अप्लाइड। व्हाई? बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर कमिंग। अब इसे ऊपर उठना है। अब सडनली क्या हो कि अगर मैं यहां प्रेशर लगा रहा हूं तो ये इसको रोकेगा। तो जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा, हम उस प्रेशर को किसके बराबर मान लेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन ये हो गई कि प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ बात है? तो यहां से हम इस प्रेशर को डिफाइन कर देंगे ऑस्मोटिक। यहां से एक चीज और देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने पी प्रेशर लगा दिया और इस पे ऑस्मोसिस रुक गया।
अगर मैं प्रेशर P से ज्यादा लगा दूं यहां, तो होगा क्या, उल्टा होने लग जाएगा, ठीक है ना, और ये वाटर इधर आने लग जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट फोर्सफुली। तब इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो आरओ वाटर सिस्टम होते हैं घरों में जो लगते हैं, वो इस सिस्टम पे बेस्ड है। घरों में जो पानी होता है, जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को अपन यहां रखते हैं कंपार्टमेंट में, और वहां पंप लगा। आरओ इज वेरी सिंपल प्रोसेस। आरओ में जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, मेन फंक्शन उसमें आरओ वाटर प्लांट्स में मेम्ब्रेन का काम होता है। बहुत फाइन मेम्ब्रेन्स लगाई जाती है, इतनी फाइन कि बैक्टीरिया भी उससे क्रॉस नहीं कर पाता है। ये आरओ सिस्टम की खासियत, मतलब सबसे प्योर वाटर जो है वो आरओ वाटर ही माना जाता है, ठीक है ना। तो बाकी मिनरल्स तो बहुत बड़े हैं, वो तो रुक ही जाएंगे। जो डेंजरस मेटल्स हैं, आर्सेनिक, लेड वगैरह, वो तो रुक ही जाएंगे जब बैक्टीरिया ही रुक जा रहा है, समझ रहे हो। तो आरओ में मेम्ब्रेन बहुत फाइन होती है। इधर जो पानी भरा होता है, यहां पंप लगा देते हैं। तो पंप क्या करता है, फोर्सफुली उस पानी को यहां धक्का देता है। अब धक्का देगा तो इम्प्योरिटीज तो यहीं रुक जाएगी, और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इधर फ्लो कर जाएगा, ठीक ना, केवल सॉल्वेंट को फ्लो करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अब वो मेम्ब्रेन का जो है कई प्रोसेस में उछलता है पानी, मतलब ऐसे नहीं है कि वो एक ही में है, कई सारे उसमें कैंडल्स लगती है। अगर आपने देखा हो तो जब वो आरओ वाटर का कैंडल बदला जाता है, 3-4 तरह की उसमें कैंडल होती है, तो पानी बारी बारी से उनमें फ्लो करके बाहर निकलता है। तो एक्चुअली आरओ सिस्टम मतलब इस पे बेस्ड है कि उल्टा ऑस्मोसिस हो रहा है। तो उसको मैं लिखता हूं यहां पे, अगर ऑस्मोसिस इधर हो रहा है और हमने इधर प्रेशर लगाना चालू किया, ठीक है, ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि इफ प्रेशर इज अप्लाइड, pressure is applied over concentrated solution, अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो इससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल इधर आना चाह रहा है और मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो रुकेगा ना, यानी कि ऑस्मोसिस डिक्रीजेस। अपन धक्का लगा रहे हैं ताकि मॉलिक्यूल आने से रुक जाए, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेशर वेयर ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे P बराबर पाई हो गया तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। जितने प्रेशर से अंदर आना चाह रहे हैं एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर में इधर से लगाऊंगा तो मॉलिक्यूल रुक जाएंगे ना आना, समझ गए बात। और अगर मैं बोलूं कि इफ अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन P इज इक्वल टू, मैंने क्या माना है, पाई। अगर उससे ज्यादा प्रेशर में लगा दिया तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर उल्टी डायरेक्शन में होने लग गया है तो देन इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आरओ सिस्टम। समझ गए बात को, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मालूम करते हैं। जिस प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं उसी को सिंपल बोला जाए तो क्या प्रेशर है कि जिस प्रेशर से मॉलिक्यूल इधर अंदर फ्लो कर रहे हैं डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट, उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, अप्लाइड प्रेशर के बराबर। कौन सा अप्लाइड प्रेशर, जब वो ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, ठीक। टाइप की लिखते हैं, एक तो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और एक आर्टिफिशियल होती है, ठीक है। नेचुरल सेम एसपीएम में आते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं एनिमल सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में भी जो सेल्स होती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो बॉडी में जो सेल्स हैं उसकी मेम्ब्रेन इस कैटेगरी में। आर्टिफिशियल जो बनाई जाती है Cu2FeCN6, ये आती है आर्टिफिशियल सेल में।
तो एसपीएम अलाउस ओनली सोल्यूट। अब हमें ये पता लग गया कि ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करने का एक और तरीका है, ठीक है। वो तरीका क्या है कि मान लो एक कंपार्टमेंट में इस तरह का, मैं यहाँ पे एक पोटली सी है अपन, ठीक है ना, जो किसकी बनी हुई है, एसपीएम की, ठीक। और इसको हम डुबा दें एक सॉल्यूशन में। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है प्योर वाटर भरा हुआ है, दिस इज प्योर वाटर, ठीक। और यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पर हमने भरा हुआ है सॉल्यूशन, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अगर मान लो मैं प्योर वाटर में इसको डुबा के रख दूं, क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डाइल्यूट, प्योर वाटर मतलब डाइल्यूट, इससे अंदर फ्लो करेंगे, अपने आप फ्लो करेंगे, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ फ्लो करते जा रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। क्या ऐसा होगा कि कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ेगा? नहीं, एक टाइम पर आने के बाद ये लेवल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये लेवल कांस्टेंट क्यों हो गया है? उसका कारण कि यहां पे जो हाइट चढ़ा है ये सॉल्यूशन, ये हाइट h मान लो, तो इस हाइट की वजह से जो सॉल्यूशन लिक्विड यहां भरा हुआ है, नीचे फोर्स लगेगा ना। कितना फोर्स लगेगा? mg, ठीक है ना, फोर्स mg, m क्या है? मास, और प्रेशर उसकी वजह से क्या लगेगा? ρgh, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। तो अगर मैं मान लो यहां से इसके लिए बात करूं कि यहां पे जो सॉल्यूशन कॉलम यहां पहुंचा है, ये वाला, ये हाइट कितनी चढ़ गया है? h, h इज द हाइट ऑफ सॉल्यूशन कॉलम, h इज द हाइट ऑफ सॉल्यूशन कॉलम। अगर मान लो h हाइट तक चढ़ गया है, ठीक है, तो हमें बोलेंगे कि जो प्रेशर ये अप्लाई करेगा वो कितना होगा? ρgh। रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जी ग्रेविटी है। तो आप ये देखो कि pm मालूम कर सकते हैं, ये हाइट मालूम हो और डेंसिटी पता हो। इससे जो प्रेशर लग रहा है वो इसको आने से रोक रहा है ना। तो अगर ये इसको आने से रोक रहा है तभी तो लेवल कांस्टेंट होगा। अगर ये इसको आने से रोक रहा है तो एग्जैक्टली न्यूमेरिकली ये प्रेशर किसके बराबर होगा? पाई। ये किस प्रेशर के वजह से आ रहा है? पाई की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये इसको रोक रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई। तो पाई मालूम करने का एक और फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला, पाई इज इक्वल टू ρgh। समझ गए बात को? रो डेंसिटी। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई इसमें जो है ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो किस हाइट तक चढ़ता है? 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ट्यूब में जो हाइट है वो मुझे पता लग जाए तो ρgh से मल्टीप्लाई करके ρg से हम पाई निकालें। डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? यहां पे अलग तरीके से डेफिनेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे? हाइड्रोस्टेटिक, ठीक है ना। सॉल्यूशन की वजह से जो प्रेशर होगा, वाटर इसमें चढ़ा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू सॉल्यूशन कॉलम, सॉल्यूशन कॉलम एट इक्विलिब्रियम। ये लिखना जरूरी है। इक्विलिब्रियम मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा होगा, अब जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि ऑस्मोसिस रुक जाता है, गलत वर्ड है। ऑस्मोसिस रुकता नहीं है कभी भी। होता यह है कि जिस स्पीड से मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं उसी स्पीड से मॉलिक्यूल बाहर निकलने लग जाए तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो अगर मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी और मैं कह रहा हूं कि मैंने इधर से प्रेशर लगाया पिस्टन पर, तो ये रोकेगा नहीं इसको। ये क्या करेगा? जिस स्पीड से इधर मॉलिक्यूल 10 आ रहे हैं उसी 10 मॉलिक्यूल उसी टाइम में बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब रेट दोनों की बराबर हो गई, आने की और जाने की। तो वो लेवल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ऐसे ही यहां पे क्या होगा? शुरू में तो ये रेट ज्यादा थी, अब ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या मान लो ये 20 आ रहे थे, निकल रहे थे 5, तो क्या होगा? लेवल बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ गया कि ये 20 एंटर कर रहे हैं, 20 बाहर निकल रहे हैं, तो ये लेवल क्या हो जाएगा?
दिस लेवल बिकम्स कांस्टेंट. तो लेकिन ऐसा कब हुआ है? सो इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम. ये एक दूसरी डेफिनेशन है इसकी. ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई, इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा है. कायदे से यहाँ लिखा जाना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है ना, पर फॉर्मूला डिराइव करते वक्त हम सिर्फ लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन. तो पाई प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का सेंस लेते हैं मोलारिटी, ठीक है. तो मैं इसको लिख सकता हूं कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी, या हम ये बोल सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, ठीक है ना, या फिर मैं बोल सकता हूं पाई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल है. सी स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, एम फॉर मोलारिटी, दोनों ही लिखे जा सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा पाई डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाने लग जाऊं, ठीक, तो क्या होगा? चलिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाने लग जाऊं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो मैंने एसपीएम लगा रखी है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तेजी से निकलने लग जाएंगे. तो ऑस्मोसिस पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, ठीक है. तो ये दूसरा फैक्टर हो गया टी. कंबाइन कर दूं दोनों फैक्टर को तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी. और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है तो पाई इज इक्वल टू सी एस टी. ये एस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ला दिया मैंने, और इस एस को बोलते हैं दिस इज आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट. अब आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है ये एस न्यूमेरिकली बराबर होता है आर के. आर क्या है? आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट. बोलो, अगर मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूं एस की जगह आर, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? सी इंटू आर टी, ठीक है. और पाई इज इक्वल टू सी की जगह मैं लिख सकता हूं मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, यहां आर टी. सही है. तो ये फार्मूला जो है ये एकदम, इससे पहले ऐसा फार्मूला आया ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. आइडियल गैस जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू, पी को रिप्लेस कर दूं पाई से, ठीक है ना. तो ये क्या बन गया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. समझ गए बात को? तो आइडियल गैस वाले केस में तो ये पी यूज करते हैं अपन प्रेशर, और अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो हम पी को रिप्लेस कर देते हैं पाई से. पाई इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना. तो बस इसको लगाना है अपन को, बिल्कुल आसान होगा. मोल आर इज ए कांस्टेंट, टी इज ए टेम्परेचर इन केल्विन, और वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. बात खत्म. तो जितने भी न्यूमेरिकल है इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना. तो ये पहला फार्मूला है. चैप्टर ये बहुत ही आसान है. सॉल्यूशन कोलिगेटिव में 4 फार्मूले आएंगे अपने सामने, और सारे क्वेश्चन उन फार्मूले पे बेस्ड है. सबसे आसान चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है. चलो, आई इज इक्वल टू हमने लिखा एन आर टी अपॉन बी, इसी का यूज करेंगे हम. लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखनी है मुझे कि जो मोल है एन है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और ये कौन से मोल्स हैं? जो ऑब्जर्व्ड मोल है, यानी n इज इक्वल टू n ऑब्जर्व्ड. ये ध्यान रखना है. अब ये वो मोल नहीं है जो हम डिसोल्व करने के पहले डाल रहे हैं, मतलब डिसोल्व कर रहे हैं. ये वो मोल हैं जो टूटे हुए पड़े हैं. जैसे अगर मैं 1 मोल यूरिया को पानी में डालूं तो अंदर कितना रहेगा? 1 मोल. लेकिन मैं 1 मोल NaCl को डालूं तो अंदर जाके कितना बन जाएगा? 2 मोल. तो वास्तव में ये वो मोल है जो टूटने के बाद पड़े हुए हैं. अब ये कैसे मालूम करें? तो आपको याद हो तो लास्ट क्लास में अपन ने किया था m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I, और यहां रखकर मैंने निकाला था कि m ऑब्जर्व्ड अपॉन n थ्योरेटिकल इज इक्वल टू I. तो मैं n ऑब्जर्व्ड बराबर क्या लिख सकता हूं? n थ्योरेटिकल इंटू, यानी मैं कैलकुलेशन के लिए I को यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. पाई इज इक्वल टू n थ्योरेटिकल आर टी अपॉन वी, और यहां मल्टीप्लाई किससे कर दूं? I से. तो आप चाहो तो ये फार्मूला याद कर लो, चाहते हो. लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कौन से मोल्स हैं? ऑब्जर्व. और ये कौन से मोल हैं? थ्योरेटिकल. अगर आप थ्योरेटिकल रखना चाह रहे हो तो साथ में क्या चीज रखनी है? I निकालना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है.
अब कैलकुलेशन में आर की जरूरत पड़ेगी हमें। आर की दो वैल्यू हम यहाँ यूज करते हैं। पहली वैल्यू आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर मैं इसका यूज करना चाह रहा हूं तो मुझे मोल, तो नॉर्मल मोल की तो एक ही यूनिट है मोल, ठीक है। वॉल्यूम मुझे किस में रखना पड़ेगा? वॉल्यूम शुड बी प्लेस इन मीटर क्यूब। तो अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो पहला काम है उसको मीटर क्यूब में चेंज करना। क्या रिलेशन होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक। टेम्परेचर हम हमेशा किस में रखते हैं? केल्विन में। और जब सॉल्व करेंगे तो पाई का आंसर यहां से आने वाला है जूल पर, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी जूल नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? पास्कल। तो ये हम किस में सॉल्व कर रहे हैं? एसआई यूनिट में, समझ बात। तो अगर क्वेश्चन में आंसर अगर दिया हुआ पास्कल में है तो फिर मुझे आर की वैल्यू क्या रखनी है? 8.3। और इसको इजी सॉल्व करने के लिए मैं लगभग इसे 25/3 के बराबर मान सकता हूं। अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड तरीका हमारा यह है कि आर की वैल्यू में कितना यूज कर लूं? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। न्यूमेरिकली लगभग 1/12 के बराबर होता है, ठीक। अब आप आर की वैल्यू यूज कर रहे हो तो यहीं से पता लग जाएगा आपको कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? हमेशा केल्विन में। और जो पाई का आंसर आएगा वो किस में आएगा? एटीएम। और इसकी यूनिट में बता दूं आपको कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 एटीएम 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होती है प्रेशर की बार, ये होती है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आंसर मुझे एटीएम में निकालना है तो मुझे वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा? लीटर में। आर की वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी? 1/2। अगर मुझे आंसर पास्कल में चाहिए तो आर कितना रखना पड़ेगा? 25/3। और वॉल्यूम लेकिन तब किस में रखना पड़ेगा? मीटर। ये सावधानी रखनी जरूरी है, ठीक। एग्जाम्पल मैंने लिया कि 60 ग्राम यूरिया is dissolved in 5 liter solution at 27 degree centigrade. Calculate osmotic pressure in ATM. R की वैल्यू देगा क्वेश्चन में, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो जेई में पेपर में दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आर मुझे कितना यूज करना है? लीटर एटीएम पर मोल। बिल्कुल आसान है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करूं, ये सॉल्यूट का काम कर रहा है यूरिया, तो एन यूरिया इज इक्वल टू 60/60 कितना आ गया? 1। आई की वैल्यू में इसके लिए क्या यूज करूं? 1। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, हाउ टू कैलकुलेट आई। ठीक है, आई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है? 5। सीधा ही कर सकते हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन, बस वैल्यू रख दूं मैं, पाई इज इक्वल टू एन की जगह 1 RT, R 1/12, टेम्परेचर 300 अपॉन वॉल्यूम 5। कितना आंसर आ गया है? 5 ATM। तो ऑस्मोटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अब अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि 58.5 ग्राम NaCl इज dissolved in 5 liter solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और मुझसे पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। अब देखिए इस केस में अपन क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला फार्मूला जो है नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया होता है, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बुक्स में नॉर्मली यही फार्मूला आपको दिखेगा, कोचिंग्स पे भी यही बताते हैं, आई को साथ में लेके नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो वो आई को साथ में लेके नहीं बताया है, ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल भी ग्लूकोज और यूरिया के दिए होते हैं,
वहां पे NaCl वाला एग्जाम्पल नहीं देखोगे आप, क्योंकि NaCl वाला एग्जाम्पल होगा तो I की वैल्यू जो है अपन को साथ में शामिल करनी पड़ेगी ना, है ना। या तो फिर वो बाद में करे कि एक और फॉर्मूला अपने पास, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव। तो मैं थ्योरेटिकली निकाल लूं N से और फिर उसे I से मल्टीप्लाई कर दूं, बात वही है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, याद होता है आज क्लास में, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव अपॉन थ्योरेटिकल निकाल ले और I से मल्टीप्लाई कर दें। एक वो तरीका है, नहीं तो सीधा ही तरीका मैंने I को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहां से N सोल्यूट NaCl कितना हो गया 1, बोलो Na23 और Cl 35.5 निकाल लेंगे मोलर मास, उतना ही लिया हुआ है मैंने। I की वैल्यू क्या लेनी है, तो बस मैं सीधा ही रख दूं पाई इज इक्वल टू 1 RT इंटू आई की जगह 2 अपन वॉल्यूम कर देंगे। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 10। फर्स्ट, if 2 or more solute are present, 2 or more solute are present, अब ऐसा हो सकता है ना कि एक ही सॉल्यूशन में मैं नमक भी डिसोल्व कर दूं NaCl और ग्लूकोज भी डिसोल्व कर दूं। तो अपना पर्पस पाई का क्या है कि पाई का अपना पर्पस है N टोटल या RT अपॉन V होना चाहिए। अब टोटल मोल्स किसको शामिल करते हुए आएंगे, I को शामिल करते हुए। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूं पाई इज इक्वल टू N1I1 प्लस N2I2, जितने भी हैं सबको जोड़ दें इंटू RT अपॉन वॉल्यूम। जैसे मैं वहां से एग्जाम्पल ये लिख रहा हूं कि 60 ग्राम यूरिया एंड 58.5 ग्राम NaCl आर डिजोल्व्ड इन 5 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा पाई बताओ, सीधा बता सकता हूं मैं। ये एक्चुअली क्या है, जैसे डाल्टन्स लॉ हम बोलते हैं ना कि टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ऐसे हम यहां बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2, जितने भी हैं उन सबको मैं जोड़ता जाऊं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इसके लिए पाई निकाल लूं और इसके लिए पाई निकाल लूं, जो मैंने निकाला पहले 5 और 10, तो आंसर क्या लिख दूं 15 ATM। या तो हम वैसे कर लें या फिर हम एक काम करें कि इस फार्मूले का यूज कर लें। तो N यूरिया कितना हो गया 1 मोल, I इसके लिए कितना होगा 1, N NaCl कितना हो गया 1 मोल, और लेकिन I इसका कितना है। तो आप समझ रहे हो I का रोल क्या है। I को इससे शामिल करने पे मुझे ऑब्जर्व्ड मोल पता लग जाएंगे NaCl को पानी में डिजोल्व करने। मैं डिजोल्व कितना करा रहा हूं 1 मोल, लेकिन पानी में जाने के बाद किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है 2 मोल, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस। तो बिहेवियर एक्चुअल इसका 2 मोल की तरह है। तो यही चीज I को शामिल करते हुए आती है। तो या तो आप अलग से ही सोच लो कि 1 मोल यूरिया और 1 मोल NaCl मतलब 2 मोल में टूटा, टोटल 3 हो गया। या तो डायरेक्ट वैसे यूज करें, या फिर हम यहां रख के पाई इज इक्वल टू N1I1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, कितना दिखाई दे रहा है 3 वॉल्यूम V, और यहां पे क्या आ गया 8। V कितना यूज कर लेंगे 5, R 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन। आंसर किस में आ जाएगा ATM में। सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15। ठीक। इफ 2 or more non-reacting solutions are mixed, ठीक। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला पाई टोटल इज इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 प्लस जितने भी हैं डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस जितने भी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जो मोलारिटी में आता है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। या तो आप अलग अलग पाई निकाल के इसका यूज करें, या फिर मैं सीधा ये बता रहा हूं कि पाई टोटल इज इक्वल टू N1I1 प्लस N2I2, जितने भी हैं
डिवाइड बाई वॉल्यूम टोटल और इनटू क्या कर दें RT। ठीक, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे ए सॉल्यूशन ले लिया मैंने कि 60 ग्राम यूरिया इन 2 लीटर सॉल्यूशन, और बी मैंने ले लिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और बी मैंने ले लिया 180 ग्राम ग्लूकोज इन 3 लीटर सॉल्यूशन, ये भी दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। If A and B are mixed, calculate pi of solution formed. अब देखो ये क्वेश्चन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? या तो मैं अलग अलग इनका पाई निकाल लूं, पाई 1 पाई 2, और पाई 1 पाई 2 निकाल के मैं कहाँ रख दूं? यहाँ पर। ठीक, या फिर उससे ज्यादा इजी अप्रोच ये है कि मैं ए सॉल्यूशन में मोल निकाल लूं यूरिया की, कितना है, आई की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, बी में मैं एन ग्लूकोज निकाल लूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है सबको, C6H12O6 1, आई बराबर इसके लिए 1। अब मैं सिंपल ये करूं कि जब मैंने दोनों को मिला दिया तो वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, 2 + 3 बराबर 5। मैं सारा डेटा कहाँ रख दूं, तो पाई टोटल बराबर N1I1 + N2I2 अपॉन वॉल्यूम टोटल 5, और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, R कितना रख दूं मैं, ये चीज कितनी आ गई 2/5, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300, आंसर किस में आ गया 80, कितना आ गया 1080। टेम्परेचर अलग होगा तो फिर उस केस में अपन नहीं कर पाए, ठीक है ना, तब उस केस में नहीं कर पाए, क्योंकि देखो इफ 2 or more reacting solutions are mixed, solutions are mixed, अब देखिए इस केस में अगर 2 or more reacting solutions are mixed तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं रख सकते वहां पे, हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इससे क्या बनता है ना, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व करें, बिना रिएक्शन के नहीं कर पाए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 1 लीटर ऑफ 1 मोलर Hg+2 इज मिक्स्ड विद, मैं इसको 2 लीटर लेता हूं, इज मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ 2 मोलर I- सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट पाई। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन के लिए उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि Hg+2 + 4I- फॉर्म्स Hg I4 - 2 कॉम्प्लेक्स। अब जेई में अगर ये रिएक्शन दे दी तब तो आसान प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अगर ये नहीं दी तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बोनस है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में वो पार्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस से आया है, क्वालिटेटिव में रिएक्शंस के बारे में दिया होता है, ये रिएक्शन वहां भी आती है, तो फिर उस केस में उस बच्चे को ये रिएक्शन सोचनी पड़ेगी, समझ बात हो। तो ये चैप्टर्स का मिक्सिंग है जेई में, चैप्टर्स का मिक्सिंग होने के बाद क्वेश्चन टफ बन जाता है, क्योंकि फिर आपको दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्टिंग कैसे करूं कि T = 0 पर मिलाने के पहले मोल Hg+2 कितने होंगे, 2 × 1, मोल I- कितने होंगे, 3 × 2 6। ये लिखने के बाद यहां मैंने लिख दिया एक्वस एक्वस एक्वस,
एक्वस का क्या मतलब है? पानी में ही पड़ा हुआ है, यानी प्रेसिपिटेट नहीं बना है, ठीक ना। तो जिस सॉल्ट के नीचे या जिस आयन के नीचे एक्वस लिखा हो, इसका मतलब वो सॉल्यूबल है वाटर, ठीक। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। Hg+2 + 4i - C क्या बना रहा है? Hgi4 - 2, सही है। अब इसमें T = 0 पर ये 2 मोल, ये 6 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बोलो, ये मोल मिक्स हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो ये हो गया, ठीक। तो ये खत्म होकर कितना हो जाएगा? 0। स्टोइकोमेट्री 1 4 1 की है, मैं सीधा कर रहा हूं डायरेक्ट। 4 के साथ कितना खत्म होता है? 1। तो 6 के साथ कितना खत्म हो जाएगा? ये 6 खत्म हो चुका है। लिमिटिंग रीजन पता है ना कैसे मालूम करता है? मोल डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे पता लग जाएगा। जो कम आएगा नंबर वो लिमिटिंग रीजन। इधर कितना खत्म होगा? 1 पॉइंट। भाई खत्म किस रेशियो में होगा? इसी रेशियो में होगा ना, 1:4। ये 0 से कितना बन चुका होगा? ये बच गया 0.5। ये 1 के साथ 1 बनता है, तो 1.5 खत्म होगा तो कितना खत्म हो जाता है? 1. अब हम इधर आ जाते हैं कि अब इसके सॉल्यूशन में हम देखें सॉल्यूशन में क्या क्या बचा हुआ है। फाइनली Hg+2 बचा हुआ है 0.5 मोल, सही है। I माइनस कितना बचा हुआ है? 0। और Hgi4 - 2 कितना बचा हुआ है? 1.5। अब ये तो आगे टूटेंगे नहीं ना, तो n टोटल यहीं से देख के बता सकते हो आप कि n टोटल कितने हो गए? 2 मोल। तो पाई = 2 × RT/V। वॉल्यूम V कितना यूज करूं यहाँ पे? वॉल्यूम 2 + 3 लीटर मिक्स कर रहे हैं तो 5 लीटर। अब मैंने यहाँ पे I शामिल नहीं किया है। I तभी शामिल करेंगे जब वो टूट रहा होगा, ठीक है ना। ये तो आयन की फॉर्म में ही है ना, आगे टूटना पॉसिबल नहीं है। और ये कॉम्प्लेक्स को भी हम ये मानते हैं कि आगे नहीं टूटता है, तो मैंने सीधा ही जोड़ दिया। समझ बात? अब देखो गलती कैसे हो सकती थी। यहाँ n टोटल कितना आया? 2। अगर बच्चा यहीं से सोल्व कर देता तो इन दोनों को जोड़ के कितना करता? 8। तो वहां क्या आता? 8/V RT आता ना, अगर ये रिएक्शन कंसिडर नहीं करता तो अगर 2 सॉल्यूशन ऐसे मिक्स कर दिए हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम उसमें रिएक्शन के बाद ही कंसिडर करेंगे जैसे यहाँ किया। अगर आपने सीधा ही जोड़ दिया मिक्सिंग करने के जस्ट तुरंत बाद, तो उस हिसाब से तो 8 मोल पड़े हुए ना मेरे पास, तो ये आता है 8 RT/V। लेकिन रिएक्शन के बाद कितना आ रहा है? 2 RT। ये सॉल्यूशन में मतलब आगे जाके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं, केस 4। इफ 2 or more reacting solutions are mixed and they form precipitate। ठीक। अगर मान लो प्रेसिपिटेट बनाते होंगे तो इस केस में क्या करेंगे हम कि प्रेसिपिटेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, so it must not be included in calculation, क्या कहने का क्या मतलब है कि अगर 2 सॉल्यूशन आपको पता लग गए कि दे रिएक्ट विद ईच अदर, और आपको ये पता लग गया कि ये प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, तो उनकी रिएक्शन से जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, उसको हटाकर ही कैलकुलेशन करेंगे। कहने का क्या मतलब है, इधर से समझ लेते हैं।
अगर ये AgI4 -2 सॉलिड होता तो प्रेसिपिटेट होता, तब मैं इसको कैलकुलेशन में से हटा देता। ये इसका कंक्लूजन थी ना। अगेन ये चीज भी जो है इस पर काफी टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर क्वालिटेटिव से इसको कंबाइन कर दिया जाए। क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे। 2 लीटर ऑफ 1 मोलर AgNO3 solution is mixed with 3 liter of 2 molar NaCl solution, ठीक, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा अगर रिएक्शन नहीं दी हुई है, मतलब तब ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, तब ये क्वालिटेटिव प्लस सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन दे दूं AgNO3 प्लस NaCl, बताइए क्या बनेगा इससे? Ag प्लस और Cl माइनस AgCl प्लस NaNO3। अब मैं इनके लिए स्टेट भी लिख रहा हूं, एक्वस सॉलिड। पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। जिसके नीचे सॉलिड लिखा हुआ है इसका मतलब पानी में सॉल्युबल नहीं, तो ये चीज क्या हो जाएगी? इनसॉल्युबल, यानी प्रेसिपिटेट। तो वो क्वेश्चन में प्रेसिपिटेट नहीं बोल रहा है, वो क्या कर रहा है कि सॉल्ट के नीचे सॉलिड लिख दे रहा है, तो सॉलिड से मुझे पता लग जाएगा कि इट इज प्रेसिपिटेट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहां तक का क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूं, मोल निकाल लूं T = 0 पर। मोल हम सीधे किससे निकालते हैं? मोलाइटी इंटू वॉल्यूम से। तो ये कितने मोल हो गए? 2 मोल। मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, ये कितने मोल हो गए? 6। स्टोइकोमेट्री क्या है? 1 1 1। यहां से सीधा देख के बता सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट? खत्म हो गया, क्या हो जाएगा? 0। ये 6 से कितना रह जाएगा? 4। कितना खत्म हुआ? 2। ये कितना खत्म हुआ? 2। और ये इसको तो कंसिडर ही नहीं करें, क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रेसिपिटेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। ये मैं लिख चुका हूं। ये 0 से कितना बन जाएगा? 2। अब मैं इस फाइनल सॉल्यूशन को एनालाइज करूं तो आफ्टर द रिएक्शन ये खत्म हो चुका है, इसको शामिल नहीं करना है। तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास NaCl कितना आ गया? कितना बच गया? 4 मोल। इसका I कितना होता है? और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बना? NaCl 4 बचा हुआ है और NaNO3 कितना हो गया हमारे पास? 2 मोल। इसका I कितना है? सही है। तो अब हम क्या करें, ये अपने पास N1 I1 सीधा लगा दूं, पाई = 4 × 2। ये करना जरूरी है क्योंकि वास्तव में 4 मोल नहीं है, ये पानी में जाके कितने मोल है? 8 मोल। तो इसलिए मुझे I को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है +2 × 2, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम टोटल और RT। R कितना यूज करें? 1/12, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम टोटल जोड़ के लिख ही देंगे कितना। अब अगर मान लो यहाँ कितनी टर्म आई है? 8 + 4 12 RT अपॉन V टोटल, और V टोटल कितना है? 5 लीटर। अगर मान लो बच्चा इस रिएक्शन को कंसिडर नहीं करता, अब जेई का क्वेश्चन, वैसे मैंने बोला सॉल्यूशन इज इजी चैप्टर, पर अगर मान लो जेई यहीं पे रुक जाए, है ना, और ना दे ये वाली चीज, तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाएगा उस केस में। लगने में ऐसा लग रहा है कि आसान क्वेश्चन है, इजीली अप्लाई कर लेंगे। नहीं, बच्चा क्या करेगा? गलती 2 × 1 2, ठीक है, 2 मोल I इसका 2, तो 2 × 2 4, इसके बाद 3 × 2 6, ठीक है ना, और 6 × 2 12, तो 12 + 4 करने वाला है, यानी यहां क्या करने वाला है? 16। समझ गए बात को? ठीक है, तो बिना रिएक्शन के हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेसी हो गई एक तरह से सॉल्यूशन में। इस तरह का क्वेश्चन तो जेई ने पूछा नहीं है अभी तक कभी।
कितना डीप करके वो रिएक्शन को कंसिडर करा करें। अभी तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया जी।